बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, लेक्चर 3। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड लेक्चर 3। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ये सब चीज़ें व्हाट डू यू नो अबाउट नॉन करंट एसेट्स, डिप्रिसिएशन, डिप्रिशिएबल कॉस्ट, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, रिकॉर्डिंग एंड कंप्यूटिंग ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन, रिकॉर्डिंग ऑफ डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। इन सब 5 पॉइंट को हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमने लेक्चर 1 में कवर किए थे पॉइंट्स। लेक्चर 2 के अंदर हमने इन 5 पॉइंट को बेस बनाते हुए एक सिंपल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। आज हम लेक्चर 3 की तरफ, लेक्चर 3 के अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर बेसिक 4 मेजर पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज टू रिकॉर्ड डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन रिकॉर्डिंग की पॉलिसीज क्या है। नेक्स्ट, चेंजिंग इन एस्टिमेशन, जो आपने एस्टिमेट किया है उस एस्टिमेशन में अगर चेंजेस हैं लाइफ में या स्क्रैप वैल्यू में, तो उसके लिए क्या, किस तरीके से डिप्रिसिएशन अकाउंट कैलकुलेट होगा, किस तरीके से अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होगी। डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स मीन, अगर नॉन करंट एसेट्स जब आपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर परचेजिंग, कंप्यूटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एक्विजिशन के साथ जो परचेज कर रहे थे, अब अगर आप नॉन करंट एसेट्स को सेल करना चाह रहे हैं तो सेल्स किस तरीके से होगी, इस चीज को सेल्स के वक्त हम अकाउंट्स को किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये हम थर्ड पॉलिसी में करेंगे। फोर्थ नंबर के अंदर है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट कॉस्ट। अगर एसेट की जो कॉस्ट है वो रिवैल्यू हो रही है, डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, कोई भी रीजन हो सकता है, किसी मार्केट वैल्यू, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हो गई, ज्यादा हो गई, कोई भी चेंजेस हो गए, तो अपने एसेट्स को रीवैल्यू अमाउंट पे रिकॉर्ड करने के लिए अपने बुक्स के अंदर रीवैल्यू कॉस्ट रिकॉर्ड करने के लिए जो प्रोसेस होगा, आज हम वो डिस्कस करेंगे। आज के ये बेसिक 4 पॉइंट्स हैं ये लेक्चर थर्ड में। अब फोर्थ नंबर लेक्चर के अंदर इन्हीं चारों पॉइंट को बेस बनाते हुए, डिप्रिसिएशन मेथड्स को बेस बनाते हुए कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। तो वो लेक्चर 4 में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकॉर्डिंग होगी। सो लेट्स मूव टुवर्ड द लेक्चर थर्ड। फर्स्ट पॉइंट है पॉलिसीज। पॉलिसीज किस चीज की, डिप्रिसिएशन किस चीज, किस तरीके से, किस कैलकुलेशन, किस मेथड के हिसाब से। फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं किस मेथड के हिसाब से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। आज हम डिस्कस करेंगे किस पॉलिसीज, क्या बेसिस होंगे। फर्स्ट, अगर आप पॉलिसीज को बेस बनाएं, फर्स्ट पॉलिसी है, अगर जिस साल आप परचेज कर रहे हैं, मिड ऑफ द ईयर परचेज कर रहे हैं, स्टार्ट ऑफ द ईयर परचेज कर रहे हैं या एंड ऑफ द ईयर परचेज कर रहे हैं, जिस साल में परचेज कर रहे हैं, परचेजिंग ईयर जो भी होगा उसके अंदर 100% डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये एक प्री डिफाइंड पॉलिसीज है। अगर आपके पास परचेजिंग ईयर में 100% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डिस्पोजल ईयर में कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। डिस्पोजल ईयर में जब आप एसेट्स वो सेल करेंगे, सेम एसेट जब सेल करेंगे उस वक्त आप कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, उस वक्त 0% होगा। सेकंड नंबर चीज, अगर परचेज ईयर में आप 0% अप्लाई करेंगे तो सेलिंग ईयर, डिस्पोजल ईयर में 100% डिप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे। मींस जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा परचेज ईयर में अगर 100% है तो पूरे साल का, इवन उस साल के अंदर एसेट चाहे एक दिन यूज हुआ हो या 365 डेज यूज हुआ हो, तो आप डिप्रिसिएशन पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे। और सेम एसेट्स अगर डिस्पोज, जिस साल में डिप्रिशिएट हो रहा है, जिस साल आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उस डिस्पोज ऑफ में अगर आपका एक दिन यूज हुआ है या 365 डेज हुआ है, जिस साल में डिस्पोज हो रहा है, जिस साल में आप वो एसेट सेल कर रहे हैं, तो उसमें कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। सेकंड पॉलिसी में कि परचेज आप जिस साल में भी करें, किसी भी साल में कितना भी यूज हुआ हो, चाहे एक दिन से 360 डेज तक हो, कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। मगर सेलिंग ईयर में जब भी आप सेल करेंगे, इवन 1 डे होगा या होल मंथ, होल ईयर, जितना भी यूज हुआ होगा, मगर आप डिप्रिसिएशन 100% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पूरे साल का। थर्ड नंबर पॉलिसी है डे टू डे चार्ज। जितने जो एसेट, जितने दिन, जितने महीने, जितने
यूजेस जिस साल में हुई है उस साल के हिसाब से यूज करेंगे। लेट सपोज कोई एसेट्स अगर आपने 2008 में परचेज किया, 2015 में सेल किया है और पॉलिसी है डे टू डे, तो 2008 के अंदर जितने दिन यूज हुआ, जितने महीने यूज हुआ, उस हिसाब से उसका डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। और 2015 में जितना हुआ, जितने दिन जिस डेट पे सेल किया, ये हम प्रैक्टिकल जब हम बात करेंगे तो उसके बाद आपको क्लियर बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर पॉलिसीज, अगर आपके पास एस्टिमेशन लाइफ आपकी चेंज हो जाती है, आपकी एस्टिमेशन लाइफ चेंज हो जाती है, एक्सपेक्टेड लाइफ जो आपने एस्टिमेट किया है, चाहे एक्सपेक्टेड लाइफ हो या स्क्रैप वैल्यू जो आपने एक्सपेक्ट किया था, अगर दोनों में कोई चेंजेस हैं, if there is, if after a period of asset's life it is realized that original useful life has been changed, then the depreciation charge need to be adjusted. अब अगर आपने कोई एसेट परचेज किया था 2015 में और आपने कहा था 2020 तक 5 ईयर्स ये चलेगा, 2015 में परचेज किया था, 2019 तक 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी लाइफ 5 ईयर्स है, मगर 3 साल यूज करने के बाद आपको ये एनालाइज हुआ, रियलाइज हुआ कि फर्दर एसेट जो है, जो एसेट 3 साल यूज हो चुका है, रिमेनिंग लाइफ 2 साल है एज पर योर एस्टिमेशन एक्सपेक्टेशन। अब 2 साल के बदले आपको ये आइडिया लग रहा है कि या तो एसेट फर्दर 1 साल चलेगा, तो मतलब टोटल लाइफ 4 ईयर्स हो गई, या एसेट जो है 2 साल के बदले फर्दर 3 ईयर्स चलेगा, तो इट मीन्स कि टोटल लाइफ जो है वो 6 ईयर्स हो गई। 3 साल ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं, 3 साल और चलेगी, तो 6000 या सॉरी 6 ईयर्स लाइफ हो गई, या अगर लाइफ डिक्रीज हो गई 1 साल चलेगी तो लाइफ 4 ईयर्स हो गई। अब एक्सपेक्टेशन में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो आप क्या, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है डिप्रिसिएशन, रिवाइज्ड डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू एट द रिवाइज्ड डेट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब यहां पे आपके पास जो रिवाइज डिप्रिसिएशन होगा, पहले आप डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर थे, अब उसको रिवाइज कर रहे हैं। अब रिवाइज का नेट बुक वैल्यू एट रिवाइज डेट, बुक वैल्यू जितना रिवाइज डेट, जिस दिन आप रिवाइज कर रहे हैं उस दिन उसका बुक वैल्यू कितना है। बुक वैल्यू हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अगर कोई ऐसा एसेट है जिसकी कॉस्ट आपने कहा था 5 ईयर्स से चलेगी, 3 ईयर्स के बाद आपको ये आइडिया लग रहा है कि 1 साल और चलेगा, तो जितना उसकी बुक वैल्यू होगा आफ्टर 3 ईयर्स उसको डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ जितनी भी है, अगर 1 ईयर है, 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, जितनी रिमेनिंग लाइफ होगी उससे डिवाइड करेंगे। या अगर स्क्रैप वैल्यू माइनस, अगर स्क्रैप वैल्यू की एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है, आपने कहा था जब आपने परचेज किया था एसेट उस वक्त शायद स्क्रैप की वैल्यू बहुत डाउन थी, अब स्क्रैप की वैल्यू प्राइस हाई होने की वजह से स्क्रैप की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है। अब जब स्क्रैप की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो आपके पास जो आइटम्स होंगे, जो एसेट्स होंगे, उनकी लाइफ और स्क्रैप वैल्यू में कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो रिवाइज स्क्रैप वैल्यू होगा वो करेंगे तो रिवाइज आपको डिप्रिशिएबल कॉस्ट होगी, और रिमेनिंग लाइफ जितनी भी बचेगी, या ओरिजिनल या रिवाइज, दोनों चीजें एक साथ भी रिवाइज हो सकती हैं, एक हर क्वेश्चन के अंदर एक चीज भी रिवाइज हो सकती है। तो दिस इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो आपके पास फार्मूला याद होना चाहिए, रिवाइज डिप्रिसिएशन किस तरीके से होगा, जब भी रिवीजन होगा डिप्रिसिएशन की, तो जो उस दिन बुक वैल्यू होगी, रिवाइज डेट पे जो बुक वैल्यू होगी उसको रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करेंगे। 3 चीजें हो गई। फोर्थ आपके पास है, अगर सॉरी फर्स्ट पॉलिसीज हो गई, सेकंड एक्सपेक्टेशन की चेंज इन एक्सपेक्टेशन, थर्ड है डिस्पोजल। डिस्पोजल को कहा जाता है रिमूवल्स या सेलिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स। जब आप एसेट परचेज करते हैं तो एसेट्स तो इंक्रीज होते हैं, अब एसेट जब आप डिक्रीज करते हैं, जब आप सेल करते हैं, तो आपके पास टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब जब एसेट्स सेल करेंगे तो अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स अ प्रॉफिट और लॉस will be arise depending on whether disposal proceeds are
ग्रेटर और लेस देन बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। जो बुक वैल्यू आपके हिसाब से, जो एसेट आपके हिसाब से जितना अमाउंट बुक वैल्यू आपके बुक्स के अंदर जितनी वैल्यू है, अगर उससे सेल्स डिस्पोजल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड, रिमूवल प्रोसीड्स, अगर एसेट्स आप उस बुक वैल्यू से ज्यादा में सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा। अगर उससे कम में आपके हिसाब से कोई एसेट की वैल्यू 50,000 है और वो आप 40,000 में सेल कर रहे हैं तो यकीनन 10,000 रुपीज लॉस होगा। अगर आपका एसेट्स 50,000 की है और वो 70,000 में सेल हो रहा है, इट मीन्स कि यकीनन 20,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, उसके लिए बेसिकली इफ प्रोसीड्स सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन बुक वैल्यू तो प्रॉफिट, इफ प्रोसीड्स सेलिंग प्राइस लेस देन नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू लॉस। ट्रांसफर बैलेंस ऑन डिस्पोजल अकाउंट टू द इनकम स्टेटमेंट, जो भी लॉस और गेन हो वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। अब इसकी एंट्रीज किस तरीके से होंगी? फर्स्ट एंट्री डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, नॉन करंट एसेट्स क्रेडिट। अब क्योंकि एसेट जो आप सेल करने के इरादे से रखा हुआ है आपने, एसेट आपके पास हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। अब एसेट्स के वैल्यू, एसेट्स की बैलेंस डेबिट साइड को आपको रिमूव करके क्रेडिट करना है। जब क्रेडिट करेंगे तो डेबिट क्रेडिट मैच होकर जीरो हो जाएगा। अब एसेट्स को जब आप डिक्रीज करते हैं, डेबिट क्रेडिट रूल्स में भी आपने पढ़ा था, जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। अब ये एसेट नॉन करंट एसेट्स जो भी आप मशीन्स इक्विपमेंट जो भी चीज है वो आपकी डिक्रीज करने के लिए आपने क्या किया, नॉन करंट एसेट्स क्रेडिट किया और उसको ट्रांसफर कर दिया डिस्पोजल अकाउंट में। एसेट क्योंकि डेबिट बैलेंस था, एसेट को क्रेडिट कर दिया और डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट किया। ये फर्स्ट एंट्री है। सेकेंड एंट्री आप करेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, जो भी आपने डिप्रिसिएशन जितना भी चार्ज किया हुआ है ओवर द लाइफ, ओवर द एस्टिमेटेड लाइफ, जितना भी आपने डिप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है उसको आप डेबिट करेंगे, क्योंकि कंट्रा एसेट्स आपके पास बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है बुक्स में। अब जब एसेट नहीं है तो उसका डिप्रिसिएशन रखने का कोई फायदा नहीं है, आप उस एसेट को क्रेडिट कर दिया। एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। थर्ड एंट्री, अब आपने एसेट डिस्पोजल में दे दिया और उसका जितना प्रोविजन है वो भी आपने डिस्पोजल में दे दिया। अब आप सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स के बदले आपको यकीनन कोई पेमेंट मिलेगी, कैश या बैंक। जब भी कैश और बैंक आपके पास रिसीव करेंगे आप तो वो इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट्स, तो आप एंट्री क्या करेंगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट्स, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ये बेसिक तीन एंट्रीज हैं। ये बेसिक डिस्पोजल के अंदर बेसिक ये तीन एंट्रीज हैं। अब इन तीन एंट्रीज के बाद आपको ये रियलाइज करना है कि जो एसेट आपने सेल्स किया है, जो एसेट आपने डिस्पोज किया है, क्या उसकी वैल्यू, बुक वैल्यू आपकी सेल्स प्रोसीड से, उसके बदले आपने जो कैश रिसीव किया है वो ज्यादा है या कम है? अगर ज्यादा है आपके बुक वैल्यू से, अगर बुक वैल्यू आपको 50,000 है और आपने कैश रिसीव किया 70,000, इट मीन्स कि 20,000 रुपीज का आपका प्रॉफिट है। अदरवाइज अगर आपका एसेट की बुक वैल्यू 50,000 है और आपने 50,000 आपने डेबिट कर दिया और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, अब डिस्पोजल अकाउंट के टी अकाउंट में डेबिट साइड पे फर्स्ट एंट्री में आपने डेबिट किया, क्रेडिट साइड में आपने सेकंड और थर्ड में क्रेडिट किया। अगर डेबिट साइड क्रेडिट से ज्यादा है तो आपके पास आप एंट्री क्या बनाएंगे? अगर आपके क्रेडिट साइड डेबिट ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो आप एंट्री क्यों बनाएंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। इट मींस कि आपके पास अल्टीमेट लॉस हो रहा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अगर ये फोर्थ नंबर एंट्री, अगर आपके पास, आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज्यादा है, आपने बुक वैल्यू से ज्यादा रिकॉर्ड किया है, अब बुक वैल्यू से ज्यादा में सेल्स किए, तो आपके पास एंट्री ये फोर्थ नंबर एंट्री रिवाइज बन सकती है। इसलिए फोर्थ एंट्री नंबर सेम मैंने रखा है कि डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट। अगर इनकम है तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा, अगर लॉस होगा तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ये है हमारे पास बेसिक चार एंट्रीज, तीन एंट्रीज है, उसके बाद फोर्थ
आपको जस्ट डिस्पोजल अकाउंट को बैलेंस करने के लिए फोर्थ एंट्री बनाएंगे। अब नेक्स्ट एंट्री आपकी revaluation. This is needed in order to reflect increase in assets value or decrease in assets value and is intended to provide a fairer view of the value of the business assets. जो बिजनेस के आपके एसेट्स हैं, जो आपके बिजनेस के एसेट्स हैं, उसकी जितनी एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो आप बुक्स में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। लेट सपोज अगर आपने कोई आज से 20 साल पहले कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी, वो हो सकता है 1 लाख रुपए की हो। अगर 20 साल के बाद अब उसकी वैल्यू अगर स्टिल आपने इवन उसको डिप्रिशिएट करके उसकी बुक वैल्यू तो जीरो हो गई, मगर स्टिल उसकी वैल्यू आपके पास 10 लाख रुपए, तो आप क्या कह रहे हैं कि मुझे एसेट सेल नहीं करना, मैं सेल करने के पर्पज से नहीं रख रहा, मगर इसकी वैल्यू इस वक्त मार्केट में ज्यादा है, तो मैं अपने बिजनेस को एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। रिवैल्यूएशन इज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। रिवैल्यूएशन किस तरीके से रिकॉर्ड होगा? जो एसेट की कॉस्ट है, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स को डेबिट करेंगे, किस अमाउंट से करेंगे? जो अमाउंट आपने रिवैल्यू किया है, रिवैल्यू अमाउंट लेस ओरिजिनल कॉस्ट। अगर आपने कोई एसेट परचेज किया था 1 लाख रुपए का, अब उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए हो गई, तो आप डेबिट क्या करेंगे? नॉन करंट एसेट्स, बिल्डिंग, फ्लैट्स, जो भी चीज प्रॉपर्टी है। अब रिवैल्यू अमाउंट कितना है? 10 लाख रुपए, माइनस करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपए माइनस करेंगे, तो रिवैल्यू अमाउंट कितना होगा? 9 लाख रुपए। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, जितना आपने उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है टू डेट, उसको आप डेबिट करेंगे, क्योंकि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस होगा, उसको डेबिट करें। तो अब आपके पास दोनों चीजें डेबिट बैलेंस हो गई। अब क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व किस तरीके से कैलकुलेट होगा? रिवैल्यू अमाउंट 10 लाख रुपए लेस एनबीपी, एनबीवी, नेट बुक वैल्यू के जितना आपके पास बुक वैल्यू है आपका, वो माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट होगा वो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व्स के अंदर क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या बनेगी? एसेट डेबिट्स, प्रोविजन डेबिट्स, डिप्रिसिएशन डेबिट, एसेट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। दिस इज फोर्थ पॉइंट, रिवैल्यूएशन। आज जो इस लेक्चर के अंदर हमने पॉलिसीज को डिफाइन किया, लाइफ चेंजेस इन एस्टिमेशंस में, चेंजिंग इन एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड वैल्यू, उसको रिकॉर्ड किया। थर्ड नंबर डिस्पोजल, जो वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। फोर्थ नंबर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स। होप आज आपको ये चीजें चारों पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क कमेंट्स एंड रिव्यू। डोंट फॉरगेट टू like and subscribe this channel. Okay, Allah Hafiz.